हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 12 खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे और इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सॉइल यानी कि मृदा मिनरल सॉल्ट्स का, खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत होती है। ये मिनरल्स जो मृदा में उपस्थित होते हैं वो एक एक्टिव प्रोसेस के द्वारा सब टर्मिनल यानी कि मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक रीजन ऑफ रूट से अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि रूट के जड़ों के विभज्योतक भाग से मिनरल्स का अवशोषण होता है। मिनरल साल्ट्स जो सॉइल में उपस्थित होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स जो के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं वो कोलाइडियल फॉर्म में उपस्थित होते हैं, जबकि वाटर में वो सॉइल सॉल्यूशन बनाते हैं। जब मृदा पार्टिकल्स के साथ उपस्थित होते हैं तब वो कोलाइडियल अवस्था में होते हैं, जबकि जब वो वाटर के साथ, जल के साथ उपस्थित होते हैं तो वो मृदा के विलयन के रूप में यानी कि सॉइल सॉल्यूशन के रूप में उपस्थित होते हैं। मिनरल्स का जो कंडक्शन है, मिनरल्स का जो ट्रांसफ़र होना है, कंडक्शन होता है, वो जाइलम के थ्रू होता है। वाटर यानी कि जल और जो मिनरल्स होते हैं वो जाइलम के थ्रू कंडक्ट होते हैं। अब जो मिनरल्स का जो अवशोषण होता है वो मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक भाग से होता है और ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। मिनरल्स का जो अवशोषण होता है वो मृदा से जाइलम के थ्रू होता है, जाइलम की सहायता से होता है। और जो मिनरल्स का मृदा से लेना होता है यानी कि उसका जो अवशोषण होता है उसे हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। अर्थात मिनरल न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पादप अपनी वृद्धि, अपने जनन और अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए मृदा से मिनरल एलिमेंट्स को अवशोषित करता है, अंदर लेता है। मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है, खनिज पोषण कहलाता है। खनिज पोषण एक एक्टिव प्रोसेस है और ये पैसिव प्रोसेस नहीं है। इसके लिए 3 प्रमुख प्रमाण हैं, एविडेंस हैं। नंबर 1 कि जो नाइटेला शैवाल होता है उसमें जो पोटेशियम आयन, K+ आयन का जो अवशोषण होता है वो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है। अर्थात लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर यानी कम सांद्रता वाले भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। दूसरा, अगर किसी प्लांट को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसमें सॉल्ट अधिक होते हैं तो उसका जो रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है। इसे हम सॉल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। इससे ये प्रूव होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो खनिज का अवशोषण होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन बढ़ने का मतलब है कि मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उपापचयी जो ऊर्जा है वो अधिक चाहिए, जिसके कारण मिनरल्स के अवशोषण के दौरान रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन अधिक हो जाता है। तीसरा, जो फैक्टर जो रेस्पिरेशन को कम करते हैं या जो फैक्टर जो जैसे ऑक्सीजन की कमी है, CO है, CN है, यानी कि जो भी फैक्टर रेस्पिरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं, दर को प्रभावित करते हैं, वही फैक्टर मृदा में से खनिज लवणों के अवशोषण को भी प्रभावित करते हैं। इन 3 प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जो मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें ATP के रूप में ऊर्जा का व्यय होता है, ऊर्जा खर्च होती है। अब जो मिनरल्स प्लांट्स मृदा से अवशोषित करता है उसके प्रमुख कार्य प्लांट्स में क्या होते हैं? सबसे पहले वो पादप काय के अवयवों के रूप में यानी कि प्रोटोप्लाज्म के रूप में होता है, उसकी बॉडी बनाने में हेल्प होता है। और जो CHON
PS ये बॉडी का 98% पार्ट बनाते हैं और CHON 96% भाग बनाते हैं। तो बॉडी का प्रोटोप्लाज्म का सबसे प्रमुख भाग CHONF चिनॉप्स या कॉम्स जो होते हैं वो बनाते हैं 98% CHONPS और CHON 96% भाग बनाते हैं। दूसरा, परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी मिनरल सॉल्ट्स पर निर्भर करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरणीय दाब के कारण ही जल का आवागमन होता है, एक्सचेंज होता है। तीसरा, जो pH होता है, जो H आयन होते हैं वो सेल का, प्लांट के पार्ट्स के pH को प्रभावित करते हैं, pH को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो कोशिका द्रवी कला की जो पारगम्यता है यानी कि परमेबिलिटी जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, वो इन्हीं मिनरल्स पर निर्भर करती है। जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से पानी का अंदर आना या बाहर निकलना वो परमेबिलिटी पर निर्भर करता है और परमेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम और पोटेशियम आवश्यक होते हैं। ये सेल की परमेबिलिटी को, पारगम्यता को, सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं और उसमें उत्प्रेरक के लिए Mg, Fe, Ca++, MO एट्सेट्रा आदि सभी जो होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं, मेटल एक्टिवेटर कहलाते हैं। इसके अलावा Mg++ जो होता है वो एक बफर की तरह काम करता है और ये बफर की तरह काम करने से जो pH होता है प्रोटोप्लाज्म का या जो फिलियन का, उसको चेंज होने से बचाता है। अब जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आवश्यक खनिज तत्व यानी कि एसेंशियल जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं लगभग 50 से 60 और उससे अधिक जो होते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की बॉडी में, लेकिन 16 से 17 एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या हैं, एसेंशियलिटी होती क्या है, आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं कि एक ऐसा मिनरल जो प्लांट के जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, उसके परिवर्धन, डेवलपमेंट और उसकी अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके बिना ये जो प्रक्रियाएं हैं नहीं हो पाती हैं। तो ये सिद्ध करता है कि वो एलिमेंट उसके लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। दूसरा, प्रत्येक जो तत्व होता है उसकी एक विशिष्ट भूमिका होती है और अगर कोई तत्व किसी पादप में कोई विशिष्ट काम करता है, पादप में विशिष्ट काम करता है, उसकी जगह कोई और एलिमेंट वो काम ना कर पाए अर्थात उसका काम प्रतिस्थापित ना हो पाए, तो वो प्लांट के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। और तीसरी, पादप की मेटाबॉलिक यानी कि उपापचयी क्रियाएं जितनी भी होंगी वो सभी मिनरल एलिमेंट्स पर निर्भर होती हैं। अगर तो कोई भी एलिमेंट अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसके अंदर वो भाग लेता है, तो वो उसके लिए एसेंशियल होता है। और जो आवश्यक खनिज तत्व है वो 2 भागों में बांटे गए हैं। एक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व, दीर्घ मात्रा पोषक तत्व और एक लघु मात्रा, इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो माने कम होता है, मैक्रो माने ज़्यादा होता है। सीधी सी बात से पता चलता है कि ये जो तत्व होते हैं ये पादप में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं और ये कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। जो मेजर एलिमेंट होते हैं इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो 1 से 10 म्यूग्राम पर लीटर या 10 मिली मोल
10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट में आवश्यक होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो इसे हम 1 ppm से अधिक भी कह सकते हैं, और जो इससे कम में आवश्यक होते हैं हम उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जो एलिमेंट पादप में 1 से 10 म्यूग्राम यानी कि माइक्रोग्राम पर लीटर या 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट के हिसाब से आवश्यक होते हैं, हम उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट या दीर्घ मात्रा पोषक तत्व या मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जबकि जो इससे कम में आवश्यक होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब जो 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अब उनको याद करने की जो ट्रिक होती है वो ये है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसके लिए है PK का कौन सा मग। पीके के पास कई सारे मग हैं, तो उसमें से वो कौन सा मग यूज कर रहा है, तो पीके का कौन सा मग, यानी कि पी के फास्फोरस पोटेशियम का कैल्शियम कौन CHON कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सा है यानी कि S सल्फर और मग यानी कि Mg। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो पीके का कौन सा मग है, फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर मैग्नीशियम, ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जबकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लिए ट्रिक क्या है कि जिंकू और मोटू या जिंकू एंड मोटू ऐड कर लेते हैं, जिंकू एंड मोटू क्लासरूम में बहुत निकिल, तो जिंकू एंड मोटू क्लासरूम में बहुत निकिल फेंकते हैं। तो इससे हमें कैसे निकालना है, जडन, जिंकू जडन, एमओ मोलिब्डेनम, इसके बाद क्लासरूम यानी कि Cl क्लोरीन, और में बहुत यानी कि Mn हो गया बहुत, Bo बोरॉन, निकिल Na, Fe आयरन, और 1 2 3 4 5 6 7। तो Zn MO Cl Mn Bo Ni Fe। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हो गए Fe, Cu, बतू क्लासरूम में, और इसमें Fe हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, B हो गया, और बोरॉन B हो गया, Cl हो गया, Mn हो गया, और M हो गया। तो Mn भी हो गया, MO भी हो गया, तो Zn Fe हो गया, Cu क्लासरूम में C और रह गया, तो क्लासरूम में इसको हमने Cu करा, तो Fe हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, B हो गया, Cl हो गया, और Mn और MO। Cl क्लासरूम में, यहाँ Cl और करना है, Cl क्लोरीन के लिए। तो मोटू और जिंकू और मोटू क्लासरूम में क्यों बहुत निकिल फेंकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्यू और लगा देंगे, Cu क्यू, तो ये क्यू हो गया। तो ये एलिमेंट्स याद करने की टेक्निक है कि पीके का कौन सा मग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बताता है, जिंकू और पतलू
जिनको और मोटू क्लासरूम में क्यों क्लासरूम में बहुत निकल फेंकते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए ट्रिक हो गई। अब कुछ फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं, कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं, वो Fe को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मानते हैं क्योंकि वो फंक्शनली मैक्रो एलिमेंट है, बड़ा उसमें यूज़ होता है। अब जो कोई भी एलिमेंट है जो पादप के लिए आवश्यक होता है, वो कुछ स्पेसिफिक काम करता है, विशिष्ट काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो मेजर जो मिनरल एलिमेंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं, इनके अलावा कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे Na जो होता है, Na जो है वो हायर प्लांट्स में ही काम करता है, लोअर प्लांट्स में वो इन्वॉल्व नहीं होता। Na जो होता है, सोडियम, वो हेलोफाइट्स में यूज़ होता है। हेलोफाइट्स जो सॉल्टी एरिया में लवण वाले भूमि में उगते हैं, उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं, लवणोद्भिद पौधे बोलते हैं इनको। तो Na हेलोफाइट्स जैसे एट्रिप्लेक्स में होता है और वो C4 पाथवे में काम करता है, C4 पाथवे में यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में। इसके बाद Si जो होता है वो ग्रास में यूज होता है, और जो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने में सहायता करता है Si। Se एस्ट्रागैलस में यूज होता है, Se एस्ट्रागैलस में यूज होता है। और CO जो होता है वो लेग्यूमिनस या लेग्यूम्स में यूज होता है, जो दलहनी फसलें होते हैं, मटर और अन्य पादप जो होते हैं, इन लेग्यूम्स में वो लेग्यूम यानी कि नोड्यूल्स बनाने में, गांठें बनाने में, नोड्यूल्स बनाने में सहायता करता है, नोड्यूल निर्माण में यूज होता है। तो कुछ ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेजर और माइक्रो एलिमेंट से कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, इन्हें हम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये कुछ पादपों में विशिष्ट अलग काम करते हैं जो अन्य पादपों में यूज नहीं होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।